नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ हम लेके आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स, दैनिक समसामयिकी और हम बात करते हैं यूपीएससी व स्टेट सिविल सर्विसेज में जो भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है उनकी। इतना ही नहीं, हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ-साथ क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं, और उनमें 5 एमसीक्यूज़ भी हम देखते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। साथ ही साथ 2 मेंस के आंसर राइटिंग्स भी हम यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रैक्टिस दोनों मिलता है और इसकी पीडीएफ आपको घटना सूत्र के घटना सूत्र टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त होती है। ये भी बाइलिंगुअल आपको प्राप्त होगी, दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। तो आज कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, आपको स्रोत यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको दिख रहे हैं कि कहीं भी अपने से आर्टिकल नहीं लिए गए हैं। जो भी ऑथेंटिक न्यूज पेपर में आज कवर किए गए हैं, पीआईबी में हैं, उनको यहाँ पे कवर किया गया है। देखें, नजर डालें तो बात करते हैं आज के आर्टिकल की जो प्रारंभिक परीक्षा संबंधित है। जैसे पहला आर्टिकल है ईरान का परमाणु खतरा। अगर आप देखेंगे आपको पता होगा कि जो ईरान का परमाणु समझौता हुआ था उसे अमेरिका ने तोड़ दिया था ट्रंप के शासनकाल में, फिर बाइडेन के टाइम पे उसे रिन्यू करने की बात होने लगी। अभी फिर से उसकी समिट होने वाली है, लेकिन ईरान ने पहले स्पष्ट कर दिया कि चाहे उसके नतीजे जो भी हो, हमारा जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है एनरिचमेंट, क्या होता है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा किसके बारे में, दूसरा आर्टिकल बात करेगा यहाँ पे 67वें एशियाई उत्पादन संगठन। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली एशिया में जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए एक समिट होता है एशिया में, उसके संबंध में है, थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही बात होगी यहाँ पे देश की कथा विदेश में प्रस्तुत करना। बेसिकली जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में विदेश में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान द्वारा, चाइना द्वारा फैलाई जाती है, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक पहल है। फिर चौथा आर्टिकल है, यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जो अभी हाल ही में मिला है, उसके रिगार्डिंग कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे। पांचवा आर्टिकल बात करेगा भारत पाकिस्तान तनावों में पश्चिमी सीमा संघर्षरत जिलों में डाला दबाव। बेसिकली अगर आप देखेंगे जब संघर्ष होता है तो जो सीमावर्ती जिले होते हैं वही ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वहां पे क्या प्रेशर हो रहा है, साथ ही साथ जो सरकार की जो पहल है वहां कितना लाभ पहुंचा पाई है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। अगला आर्टिकल, छठा आर्टिकल बात करेगा छत्तीसगढ़ में माओवाद, 27 माओवादी मारे गए हैं। इसको मेंस के साथ हम देखेंगे। बेसिकली नक्सलवाद की जो समस्या है उसके साथ यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे और कुछ फैक्ट्स भी देख लेंगे, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी आपका काम हो जाएगा। फिर नापसंदीदा राजनीति के लिए कोई समय नहीं। बेसिकली वही बात है यहाँ पे एक आर्टिकल जो बात करेगा देश की कथा विदेश में प्रस्तुत करना। तो जहाँ पर भारत के जो सत्तारूढ़ दल है उसके भी सदस्य भेजे जा रहे हैं और साथ ही जो अपोजिशन है उनके भी मेंबर्स भेजे जा रहे हैं, जो भारत के बारे में, जो भारत का जो पहल है ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, क्या कारण रहे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे चैलेंज बना है भारत के लिए, वो सारी बातें करेंगे। फिर मुख्य परीक्षा में एक आर्टिकल है जो फिशरीज सेक्टर संबंधित है, तो ऑल ओवर हम कवर करेंगे फिशरीज सेक्टर को। बेसिकली जीएस 3 में अगर आप देखेंगे इसका पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी में जो फिशरीज सेक्टर उसका यहाँ पे पार्ट है। फिर जीएस 2 में आप देखेंगे जो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसमें मेंस के क्वेश्चन कई बार बनाए गए हैं। तो अभी हाल में एक आर्टिकल है उसके बारे में देखेंगे। फिर ये बायोडाइवर्सिटी कुनमिंग डिक्लेरेशन के बारे में, इसे हम पहले देख लेंगे। मतलब हम इसे पहला आर्टिकल आज हम यही डिस्कस करेंगे, जो कुनमिंग डिक्लेरेशन उसके बारे में। बेसिकली इसमें ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर हम इसमें थोड़ा सा सीबीडी वगैरह को लिंक करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले आर्टिकल की जो बात कर रहा है ईरान का परमाणु खतरा। इसके बाद हम सीबीडी वाला आर्टिकल देखेंगे। ईरान का परमाणु खतरा क्या दिखाई दे रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर पुनः शुरू होने वाली वार्ताओं पहले स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई भी नतीजा निकले यूएस से बातचीत का, हम एनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखेंगे। बात आती है कि एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है। अगर हम बात करें तो ईरान वर्तमान में 60%, वर्तमान में बात करें तो ईरान 60% शुद्धता के स्तर पर जो यूरेनियम है उसको इनरिच कर रहा है। अब ये क्या 60% है, क्यों इनरिच कर रहा है, ये थोड़ा सा हम क्या फैक्चुअल फैक्चुअल चीजों को देखें। तो देखिए, इनरिचमेंट बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें मौजूद U-235 आइसोटोप की मात्रा को इनरिच किया जाता है, इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु हथियार बनाने में हो सके। देखिए, इनरिचमेंट से कई सारे काम होते हैं। बेसिकली अगर आप देखें लो लेवल का इनरिचमेंट, अगर आप देखें इनरिचमेंट के अगर टाइप देखें, संवर्धन जिसकी बात करें, संवर्धन जिसको बोलते हैं, संवर्धन की बात करें ना, संवर्धन कई स्तर पर होता है। अगर आप 3 से 5% इनरिच करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर आप देखें इस इनरिचमेंट को 20% से ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हाई इनरिचमेंट यूरेनियम है। तो रिसर्च रिएक्टर या हथियार बनाने में बेसिकली अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर
यहाँ पे लगभग 90% के आसपास इन्रिचमेंट हो गया। तो इसका मतलब है परमाणु वेपन्स के लिए पर्याप्त मात्रा में इन्रिचमेंट हो गया। तो यहाँ पर भी 60% के आसपास अभी चल रहा है ईरान। तो अगर हम बात करें तो परमाणु हथियार विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बेसिकली बात हो गई। अब अगर हम बात करें जो नेचुरली यूरेनियम जिसकी हमने यहाँ पे बात की थी, नेचुरल जो यूरेनियम है उसमें क्या हो रहा है, उसकी आइसोटोप की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है ना। लेकिन ये होते कितने टाइप, ये बेसिकली दो टाइप के आपको मिलेगा। पहला U-238, दूसरा U-235। ये बेसिकली 0.7% के आसपास ही पाए जाते हैं। वहीं अगर आप देखें ज्यादा मात्रा में 99.03 U-238 पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन जो परमाणु रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसके लिए U-235 की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी मात्रा को बढ़ाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये तो बेसिकली बात हो गई। अब इसकी प्रोसेस भी होती है, बेसिकली गैस सेंट्रीफ्यूज एक तकनीकी है, उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको इनरिच करने के लिए बढ़ाया जाता है। क्यों चैलेंज है, आपको पता है, ये मेंस का पॉइंट हमने कई बार इसको देख रखा है। भारत भी हालांकि इन्रिचमेंट करता है, लेकिन भारत का जो प्रोग्राम है आपको पता है किस तरह का है। और बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी ग्रुप बनाया गया था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसमें जिन देशों के पास 1968 तक न्यूक्लियर पावर थी, उनके अलावा जो भी आई कंट्रीज हैं, उन्हें किसी भी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाने की दिशा में कार्य करने हेतु इसे गठित किया गया था। ये तो बेसिकली बात होगी ईरान द्वारा परमाणु समझौते की। आगे हम बात करें 67वें एसआई उत्पादन की, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। शहर में जैव विविधता के विनाश के संबंध में, अब ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो आप पाएंगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम स्टैटिक से लिंक करते हैं और पाते हैं कि 1992 में अर्थ समिट होता है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको। 1992 में 1992 में अर्थ समिट होता है। अर्थ समिट में 3 कन्वेंशन बेसिकली निकल के आते हैं। पहला होता है यूएनसीवीडी, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आता है यूएनसीसीडी, डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करने के लिए, और यूएनएफ ट्रिपल सी, ये जलवायु परिवर्तन को कॉम्बैट करने के लिए। अब ये जो सीबीडी होता है किसके लिए होता है, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। बाद में 1993 में ये क्या हुआ, प्रकाश में आया। हम बात करें भारत इसमें 1994 में भारत इसमें सदस्य बनता है। कौन सदस्य बनता है, भारत सदस्य बनता है। और भारत भी कमिट करता है कि हम भी क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे। अब इसका मुख्यालय अगर आप देखें कहाँ पे, इसका मुख्यालय का मॉन्ट्रियल में है, ठीक। ये तो बात हो गई इसके बारे में। पर्पज इसका क्या है, एक तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करना, सतत उपयोग करना, सतत उपयोग करना, सस्टेनेबल यूज करना। साथ ही अगर आप देखें जो बेनिफिट्स है, बायोडाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स है, उनका जो शेयरिंग है वो जस्टिस के थ्रू होना चाहिए। मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लाभ सभी देशों को बराबर मिलना चाहिए, बेसिकली ये बात कर रहा है। तो ये तो इसका पर्पज हो कि इसका सीबीडी का। अगर हम बात करें इसमें पार्टीज कितने हैं, तो ये सीबीडी में आप देखें 196 पार्टीज है, मतलब 196 सदस्य यहाँ पे इसमें है। और ये एक कैसी टिटी है, ये एक लीगली बाइंड टिटी है। कैसे, लीगली लीगली बाइंडिंग टिटी है, मतलब बाध्यकारी संधि है, कौन से, सीबीडी। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने थोड़ा सा फैक्ट्स देख लिया। अब देखिए इसके अंतर्गत दो प्रोटोकॉल है, जैसे आपने क्लाइमेट चेंज में देखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस कन्वेंशन है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम बात थोड़ा पेन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और चलिए ये पेन ले लेते हैं। अब इसके दो प्रोटोकॉल कौन कौन से, पेन का अच्छा कलर नहीं है, एक सेकंड, चलिए। अब इसके कौन कौन से प्रोटोकॉल है, दो प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल है इसमें कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया, कार्टाजेना कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया सन 2000 में, सन 2000 में, ठीक है ना। ये क्या बात करेगा कि जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आया, उनकी प्रोटेक्शन बढ़ावा दे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। फिर एक प्रोटोकॉल आता है नागोया प्रोटोकॉल 2010 में। अब ये दोनों प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये बात करता है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेस है, उनको जब आप बांट रहे हैं तो सभी देशों का हित ध्यान रखें, सभी देशों का इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये एक नगोया प्रोटोकॉल यहाँ पे बात करता है। अब इसमें से एक और चीज यहाँ पे लिंक है जो कई बार यूपीएससी इसमें पूछता है प्रश्न, आईची टारगेट्स, आईची आईची टारगेट टारगेट। अब आईची टारगेट क्या है, 2010 से 2020 के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या था, कॉप कॉप 10 में बनाया गया था, ये इसमें बनाया गया था, आईची टारगेट बनाया गया। इसका लक्ष्य ये रखा गया, 20 लक्ष्य बनाए गए जो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए थे। और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन ये अधूरे रह गए। फिर इसके बाद एक नया ढांचा भी इसको बनाया गया। अब जो नया ढांचा इसमें बाद में बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा देखें, तो उस फ्रेमवर्क को कहा जाता है कुनमिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क ये 2022 में बनाया गया। इसका पर्पज क्या था? कॉप 15 इसको बनाया, कब बनाया गया? कॉप 15। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखें, कॉप 15 इसको बनाया गया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क बनाया गया। इसका पर्पज क्या है कि 2022 से लेके 2022 से लेकर 2030 तक जो पोस्ट 2020 है उसके लिए फ्रेमवर्क है। देखिए अभी आईची फ्रेमवर्क काम कर रहा था, अभी यहाँ पर 2022 से 30 तक के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क काम करेगा। मॉन्ट्रियल इसलिए बोला जाता है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये समिट हुआ था और वहाँ इसका मुख्यालय भी है सीबीडी का। तो यहाँ पे इसका बेसिकली ये पर्पज है और इसे पेरिस समझौते के समकक्ष जैव विविधता हेतु लाया जा रहा है। जैसे पेरिस समझौते को क्लाइमेट चेंज के लिए लिया गया है, वैसे अगर आप देखें मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क को अगर आप देखें तो वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि सीबीडी के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, और यूएनसीसीडी के जो कॉन्फ्रेंस और यूएनएफ ट्रिपल सी के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो बेसिकली दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पेरिस समझौते के समक्ष इसे लाया जा रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। अब इसके भी लक्ष्य हैं बेसिकली अगर देखें, चार इसके तो गोल्स हैं, है ना, प्लस 23 इसके टारगेट्स हैं। ठीक है ना, गोल्स हैं और 23 इसका टारगेट्स हैं। ठीक। अब चार जो गोल्स है वो क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना, प्रजातियों के विलुप्त होने को रोका जाए, जैव विविधता के लाभों का न्याय संगत वितरण करना, और जो रिसोर्सेस है उनको आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्ट करना, ये सब बेसिकली इसका टारगेट हो गया। और इसके एग्जांपल कुछ और आप देख सकते हैं, जैसे मान के जो 23 इसका टारगेट्स है, 30/30 पृथ्वी का जो 30% लैंड है उसमें क्या करना? फॉरेस्टेशन करना, अफॉरेस्टेशन करना, अफॉरेस्टेशन वनीकरण करना। साथ ही अगर आप देखें, जो पॉल्यूशन उसको कम करना, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एनरिच करना, ये तो बेसिकली बात हो गई। ठीक है, अब अगर भारत के बारे में बात करें, इंडिया के एंगल देखें, तो भारत में अगर आप देखें, इंडिया में कॉप 11 हुआ था। कहाँ हुआ था कॉप 11? हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में हुआ था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो भारत में अगर देखें, भारत ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बनाया है? बीडी एक्ट बना है 2002 में बनाया है। और 2002 में अगर आप देखें, एक अथॉरिटी की भारत ने स्थापना की है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2002। अब ये जो अथॉरिटी क्या करती है, भारत में जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करने की दिशा में कार्य करती है। ठीक है, और इसी दिशा में भारत ने एक पहल लॉन्च की, जिसे बोला था प्यूपिल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, अब ये तो हमने क्या, ये थोड़ा सा हमने देख लिया ओवरऑल जो ये समिट है। ठीक है, इसके बारे में। अब इसमें आप बात करें कि जो करंट अफेयर्स है वो क्या कह रहा था, तो इसमें आप तो थोड़ा सा नजर डालेंगे। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो पाएंगे अभी क्या होगा कि जैव विविधता जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 22 मई को मनाया जाता है। इस अवसर पर जो सस्टेनेबल है, फ्लेक्सिबल अर्बन डेवलपमेंट की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया कि देखिए अर्बन जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें भी अफॉरेस्टेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन उसमें ना किया जाए, और जो नेचर का जो कंजर्वेशन है, प्रकृति का संरक्षण है, उसको भी इंक्लूड किया जाए इसमें। और ये जो पहल है कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके लक्ष्यों का समर्थन करती है। तो बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट में इसके जो गोल्स है, इसके जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं, उनको इंश्योर किए जाने के लिए यहाँ पे बात करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो करंट अफेयर्स में थी हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली, तो थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में देख लिया, कॉम्प्रिहेंसिव देख लिया। अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है, फिर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, फिर तो दो तीन आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको हम थोड़ा सा और देख लेंगे। तो जैसे ये आर्टिकल बात कर रहा है कि 67th बेसिकली क्या हुआ, एशियाई उत्पादन संगठन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ, एक संगठन है एपीओ। एपीओ अगर हम इसको नजर डालें तो इसे कह देंगे हम एपीओ। एपीओ, अब एपीओ क्या है, इसको कब बनाया गया? एपीओ को बनाया गया तो 1961 में बनाया गया। इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था कि एशिया पैसिफिक एरियाज में, क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ लेके आना, उत्पादन में वृद्धि करना, सहयोग करना, कोऑपरेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण करना, या पॉलिसी मेकिंग को हेल्प करना। देशों की जो पॉलिसी मेकिंग है, नीति निर्माण है, उसमें देशों की मदद करना जिससे एशिया पैसिफिक में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब अभी क्या हुआ है करंट अफेयर्स में, भारत ने क्या किया है, 67 जो एशियाई जो समिट है उसमें भारत ने अध्यक्षता की। भारत इसमें प्रेसिडेंट रहा है। अभी इसका जो नेतृत्व किसने किया? जो डीपीआईआईटी और एपीओ के निदेशक हैं वर्तमान में, अमरदीप सिंह भाटिया ने किया। इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा में आ गया। और इसमें कुछ ऐसा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है जो मतलब प्रेजेंस में आए। बस यहीं पे यहाँ पे ध्यान रखना, जो एशियम उत्पादन उसको बढ़ाना। एशियम जो उत्पादन है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को फोकस करता है, ये सेकेंडरी सेक्टर को भी फोकस करता है, एमएसएमई को फोकस फोकस करता है। तो बेसिकली काफी कम्प्रीहेंसिव यहाँ पे है। ठीक है, ये बेसिकली हम यहाँ पे देखा। गिव मी अ सेकंड। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करें किसके बारे में,
देश की कथा विदेश में प्रस्तुत करना, बेसिकली इसमें भी कोई प्रदेश से इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि भारत ने विदेश में अपने राजनयिक दूतों, जो भारत के मत एम्बेसडर्स होते हैं अलग अलग देशों में, और जो प्रतिनिधि मंडल है यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, जिससे पाकिस्तान और टेररिज्म जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में बढ़ रहा है, उसको लेके जो भारत में संवेदनशीलता है, उसके संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन जो सिंदूर है क्यों चलाना पड़ा और क्यों इस तरह से कदम उठाने पड़े, खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए इस दिशा में यहाँ पे कदम बढ़ाने की दिशा में यहाँ पे बात हो रही है। यही थोड़ा सा आर्टिकल था। अब ये क्यों भेजा है, ये प्रेम संबंधी यहाँ पे कोई खास आर्टिकल नहीं था, तो कोई खास यहाँ पे न्यूज नहीं थी, बस इतना आपको याद रखना है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत कहीं ना कहीं अगर आप देखें वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है। इस दिशा में अगर भारत ऐसे कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं विश्व में मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है कि भारत ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उस नरेटिव को काउंटर करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार ने कदम उठाए। इसको यहाँ पे न्यूज़पेपर में आज आया है। अगर हम बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बनु मुश्ताक को मिला है। अब किसको मिला? बनु मुश्ताक को। बेसिकली यहाँ पे ये आर्टिकल है। ठीक है। इसके बारे में अगर आप बात करें तो आप क्या पाएंगे कि जो प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका बनु मुश्ताक, उनको उनकी लव कथा है। कौन सी लव कथा है उनकी? ये स्टोरी अगर आप देखें, हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प को 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। तो ये जो कृति है, बेसिकली ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है कि मुस्लिम महिलाओं का जो दैनिक जीवन है, उनके जो संघर्ष हैं, और उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है ना? तो मुस्लिम महिलाओं के जो संघर्ष है उसको बेसिकली हाईलाइट करती है। ठीक है ना? महिला संघर्ष को ये हाईलाइट करती है। ये बेसिकली क्या है, इसका यहाँ पे पर्पज है किसका, ये जो बुक है उसमें बेसिकली बुक का मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है ये तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे बात कर ली इसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो हॉट लैम्प मूल रूप से कन्नड़ में लिखी गई है, पेंगुइन जो पब्लिकेशन पे प्रकाशित हुई है, यह संग्रह जो है भारत की मुस्लिम महिलाओं के बारे में गहरी चिंतनशील बातें बताता है। ठीक है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा भट्टी ने किया है इसका अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है। ये तो बात हुई। अब अगर हम आगे हम बात करें, आगे आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पुरस्कार है इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालें। इस पुरस्कार में बेसिकली आप देखिए 56 लाख रुपए के आसपास मिलता भी है। ठीक है। अनुवादक इसके लिए दीपा भट्टी, इसको हमने ऑलरेडी देख ही लिया। अब हीट लैंप के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, ये भी जान लिया। ये बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल था। अगर हम बात करें आगे कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें खास चीजें तो ऐसी नहीं बची हैं जो आपको बतानी हो। हाँ, इससे पहले अगर आप देखें एक चीज और यहाँ पे रह गई बतानी, कि टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला था ये अवार्ड, सैंड को अवार्ड मिला था। ये किसकी पुस्तक थी? गीतांजलि श्री की। किसकी पुस्तक की? गीतांजलि श्री को 2022 में ये अवार्ड उनको मिला था, गीतांजलि श्री को, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ठीक है ना? अभी हार्ट लैम्प के लिए मिला है। किसे मिला है यहाँ पर? बनु एंड दीपा भट्ट को मिला है, दीपा भट्टी को मिला है, जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। दीपा भट्टी ने ट्रांसलेट किया, बनु ने इसके लिखा है। मुस्लिम महिलाओं का जो आंतरिक संघर्ष है उस पर ये फोकस करती है। आगे आर्टिकल पे हम बात करेंगे किसके बारे में? भारत पाक तनाव में पश्चिम सीमा के संघर्ष जिलों पर दबाव डाला, इसके बारे में क्या आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि जब क्या होता है, संघर्ष होता है, तो जो सीमावर्ती जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करें भारत के मैप पे थोड़ा सा नजर डालें, अगर हम भारत के मैप पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि जो सीमावर्ती जिले हैं, तो कहाँ पाएंगे? चाहे गुजरात के सीमावर्ती जिले हों यहाँ पे, फिर आप देखें राजस्थान के सीमावर्ती जिले हों, ठीक है ना, फिर आप पंजाब देखें, जम्मू कश्मीर देखें, फिर इसके अलावा अगर आप देखें इधर बंगाल में, ये जो सीमावर्ती जिले हैं ये कहीं ना कहीं विकास के रास्ते में थोड़े से पिछड़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, भारत के जो पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले, जैसे ये पूर्वी जिले हो गए, पूर्वी जिले हो गए, ये पश्चिमी जिले हो गए, इनमें क्या है, बड़ी असमानता देखिए। जहाँ पश्चिम जिले खासतौर पे गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में मामूली विकास इन्होंने हासिल भी किया, लेकिन जो पूर्वी जिले ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से सटे हैं, उनमें अगर देखें गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी इरेडिकेशन अभी पिछड़ गए हैं, खासतौर पे यहाँ पे जो जिले हैं और ये जिले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देता है पश्चिमी जिलों में और पूर्वी जिलों में। अब ये जो डिफरेंस है बताता है कहीं ना कहीं, एक तो सीमावर्ती जिले तो ऑलरेडी ये विकास के मार्ग में पीछे रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो पूर्वी जिले हैं और नेपाल भूटान यहाँ से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उनका जो विकास कम हो पाया, उसका रीजन एक यह भी है कि ये जो स्टेट्स हैं, अगर चाहे बात करें हम बिहार की यहाँ पे बात करें, है ना, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल उड़ीसा की बात करें, ये डेवलपिंग स्टेट है, यहाँ पे अभी मतलब विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन गुजरात की बात करें, यहाँ पर पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें नेचुरली, अगर आप देखें साथ इनका जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, ये काफी इनका आगे बढ़ चुका है। इस संबंध में थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा विकास दिखाई देता है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर। ये तो बात होगी खास। तो इसके अलावा और यहाँ पे जो पूर्वी जिलों में असम की भी बात आती है, जो असम के सीमावर्ती जिले हैं, इसके अलावा त्रिपुरा के जो सीमावर्ती जिले हैं, उसमें गरीबी अधिक है, संपत्ति कम है, अब इतना जोखिम है। अब अगर आप देखेंगे ये समस्या यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है।
ये बेसिकली यहाँ पे ये वाला आर्टिकल था, कुछ इसमें खास और कुछ तो नहीं था, बस इतना ही आर्टिकल था, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अगले आर्टिकल की हम बात करेंगे, भारत में जो छत्तीसगढ़ में 27 माओवादी मारे गए, आतंकवादी मारे गए हैं, उनसे संबंधित हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। पहले प्रीलिम्स वाले आर्टिकल देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें नापसंदीदा राजनीति के लिए कोई समय नहीं, यहाँ पे इसके बारे में बात करें, बेसिकली अगर आप देखें पसंदीदा राजनीति कोई समय नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अभी क्या है, कोई भी ऐसा, ये अभी जो टाइम है वो पॉलिटिक्स का नहीं है, और वही भारत की जो अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पे एकजुटता ला के दिखाया है। सभी जो अपोजिशन पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो जो पहलगाम इश्यू है उसमें बीजेपी के साथ आए हैं, और एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि जब देश का मामला होता है, जब राष्ट्र हित का मामला होता है, तो सभी पार्टियां अपनी राजनीति है, अपनी आंतरिक जो राजनीति उसको भूलकर देश की जो राजनीति है, देश की जो व्यवस्था है, देश की जो सीमा की सुरक्षा है, उसके लिए एकजुट होकर सामने आएंगी। तो इस संबंध में ये बेसिकली आर्टिकल था, और इसमें कुछ ऐसा प्रीलिम्स का जो फैक्ट नहीं था, बस यही है कि यहाँ पे हर एक मुद्दे पर उन्होंने क्या किया, अभी केंद्रीय पार्टी को सपोर्ट किया है, चाहे वो युद्ध विराम के संबंध में हो, चाहे उनके खिलाफ एक्शन लेने के संबंध में हो, चाहे सेना को पावर देने के संदर्भ में हो। यहाँ पर उन्होंने सभी सभी दलों ने सहयोग यहाँ पे जताया, उस संबंध में यहाँ पे ये आर्टिकल है। अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पे, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर लेते हैं, फिशरी सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिशरी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, अभी क्या है कि भारत में जो समुद्री मत्स्य क्षेत्र, जो फिशरी सेक्टर है, खास तौर पे मैरीटाइम, तो जो पोषण आवश्यकताओं या जो पोषण की आवश्यकता है उसमें आजीविका के लिए अहम है। आज अधिक मछली पकड़ने की गंभीर समस्या से भारत जूझ रहा है, या जो सीमावर्ती जो आप देखें शहर जूझ रहे हैं, खास तौर पे जो पास के जल क्षेत्र हैं। इस गिरावट का कारण क्या है कि जो मैकेनिकल ट्रॉलर्स है, अत्याधिक मछली पकड़ने का दबाव है, और रेगुलेशन है, रेगुलेशन में कमी है, ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। भारत अगर बात करें तो 40 लाख टन समुद्री मछली का उत्पादन करता है हर साल। इस संबंध में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हालांकि थोड़ा सा अभी इसमें पकड़ने की दर में गिरावट भी आई है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आर्टिकल बात कर रहा है कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, फिशरीज सेक्टर में क्या चैलेंज देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं, अगर हम इंट्रोडक्शन के देखें, अगर बात करें, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है मत्स्य क्षेत्र को लेकर भारत की प्रगति के बारे में बताइए, या क्या प्रोग्रेस रही फिशरी सेक्टर को लेकर, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है और चैलेंजेस भी बताइए, तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा बता सकते हैं, इंट्रो में आप बता सकते हैं बेसिकली, अगर आप बात देखें या मतलब कि एक भूमिका अगर हम देखें, तो भारत अगर देखें ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, थर्ड फिशरी सेक्टर प्रोडक्शन करता है भारत सबसे ज्यादा। फिर हम देखें 9% एग्रीकल्चर का इसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर का 9% इसमें योगदान करता है, कौन सा, फिशरीज सेक्टर। और इसे बेसिकली नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू इकोनॉमी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल इनकम है, और लगभग अगर आप देखें लगभग 60 लाख के आसपास लोगों की जो आजीविका है ना, वो इसमें मत्स्य क्षेत्र में यहाँ पे टिकी हुई है। अगर हम बात करें, कुछ तथ्यों की बात करें, कुछ आंकड़े फैक्ट्स की बात करें, तो थर्ड रैंक तो आपने देखा ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो एक्सपोर्ट है भारत का, लगभग 63,000 63,000 करोड़ का है फिशरीज सेक्टर्स का। ठीक है, और जीडीपी में अगर आप देखें फिशरीज सेक्टर का, कुल जीडीपी में 1.1% के आसपास कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है किसमें, जीडीपी में। और एग्रीकल्चर में जो सेक्टर 9% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। ये तो बात हो जाती है इंट्रोडक्शन की, ये तो बात हो जाती है कि भूमिका क्या है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे चैलेंजेस की या चुनौतियों की बात करें, क्या चुनौती है फिशरी सेक्टर में, तो आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेगुलर और अथॉरिटी रिलेटेड चुनौतियां, और संरचना संबंधी व संस्थागत व संसद। आपको पता है कि जो मछुआरे होते हैं ये सब असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंज होते हैं, है ना? कोई भी वर्क लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके रिलेटेड चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर प्राकृतिक या पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू है कि ज्यादा मछली तो वो कर देने, पकड़ लेने से, ओवर फिशिंग कर देने से समस्या होती है। फिर कॉस्ट का इरोजन भी होता है, तट का क्षरण जिसे बोला जाता है वह भी होता है। जलवायु परिवर्तन से आप देखेंगे जो फिशेस हैं, उनका यहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिलता है, पलायन देखने को मिलता है मछलियों का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इससे क्या होता है कि मछलियों की संख्या में कमी आती है, और आजीविका या उनके जो जीवन जीने का तरीका, उसको कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। फिर तकनीकी कमी, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की समस्या भारत में यहाँ पे देखने को मिलती है। अब कोल्ड स्टोरेज की वजह अगर आप देखें मछली खराब हो जाती है, ज़्यादा पकड़ लिए तो खराब हो गई। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंज दिखाई देता है वही बेसिकली यहाँ पे दिखाई देता है। 3F यहाँ पे बता सकते हैं, फंड फंक्शन फंक्शनरी संबंधी समस्या यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये बेसिकली चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सजेशंस हालिया कौन कौन से लेगा, अब दो दो चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला आप देखें यहाँ पे कि कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं, हाउ मेनी स्टेप्स गवर्नमेंट है टेकन। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई और सरकार ने यहाँ पर 20,000 करोड़ यहाँ पे फंड दिया कि फिशरीज सेक्टर को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाएगा। जैसे अगर आप देखें डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने सपोर्ट किया, उसी तरह से फिशरीज सेक्टर को किया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मत्स्य जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे हैं उनको लोन देने की बात की। फिर ई नाम पोर्टल के तहत इनको क्या किया, शामिल करने की योजना बनाई मत्स्य क्षेत्र को, ठीक है ना। ब्लू रिवोल्यूशन और बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी उन्होंने यहाँ पे हेल्प की। अब नीड क्या है, सजेशन या आगे की राह क्या है, आगे की राह क्या है, तो हम बात करें कि जो 2020 है, 2020 जो नीति है, पॉलिसी है, नेशनल जो फिशरीज पॉलिसी है, राष्ट्रीय मत्स्य नीति है, उसको प्रभावी कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर जीआईएस बेस्ड डाटाबेस बनाने की आवश्यकता है। एक प्रॉपर डाटाबेस होना चाहिए, एरिया का डाटाबेस होना चाहिए, सैटेलाइट का उपयोग होना चाहिए और उनको तकनीकी सहायता यहाँ पे मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। अगर मछली यहाँ पकड़ी जाती है तो उनको यहाँ पर ज़्यादा पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको यहाँ पर उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मछली खराब ना हो और उसका जो उत्पादन है, निर्यात है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे होता रहे। ठीक है, ये बात यहाँ पे बात बात हो गई। साथ ही यहाँ पे पर्यावरणीय मुद्दों को भी यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है ब्लू इकोनॉमी के साथ। ये यहाँ पे हमने देखा। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के संबंध में। आर्टिकल 19 के संबंध में हम बात करेंगे और यहाँ पे पाएंगे क्या है कि क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली आर्टिकल। अभी बेसिकली जो न्यूज एनालिसिस था उसमें आर्टिकल में आया था कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो जो लिबरल डेमोक्रेसी उदार लोकतंत्र में एक मौलिक मूल्य है, उसका एक महत्व है। भारत में जो राज्य है और जो समाज है अक्सर क्या करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, एथिकल वैल्यूज के हिसाब पर, सोशल वैल्यूज के हिसाब पर क्या करते हैं, इसको सीमित करने का प्रयास करते हैं, इसको लिमिट करने का प्रयास करते हैं कि इसको आर्टिकल 19, क्योंकि ये आर्टिकल का मानना 19A को कि इनके आधार पर क्या किया जाता है, 19A को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्व करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखा डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया नहीं है। अभी क्या हुआ, हाल में क्या हुआ कि थिएटर एक कलाकार है साफिया कुरैशी, इनको गिरफ्तार किया गया और दमन पर बहस को फिर, इससे क्या हुआ कि फिर से मुद्दा गर्म हो गया कि राष्ट्रीय सम्मान या नेशनल जो अगर आप देखें राष्ट्रीय सम्मान या राष्ट्र विरोधी ठहराए जाने के कारण इनके यहाँ पे कई सारी समस्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच में यहाँ पे देखने को मिली। ये यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल भी बताता है या फैक्ट से उदाहरण भी बताता है कि भारत का अगर आप देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर आप देखें 180 देशों में भारत की रैंकिंग 159th है। तो ये बता रहा है कि भारत में अगर आप देखें बहुत सारे जो रिपोर्टर्स उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत सारी चैलेंज यहाँ पे सरकार द्वारा देखने को मिलती है, आवाज़ दबाई जाती है। ये सारी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात करें 6,000 से अधिक राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए हैं, यूएपीए के मुकदमे लगाए गए हैं, तो ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको यहाँ पे प्रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यहाँ पे पावर है कि उसकी संरक्षण यहाँ पे प्रदान करे। लेकिन हालाँकि 19(2) भी यहाँ पे बनाया गया और 19(2) के आधार पर 19(2) में क्या है प्रतिबंध लगाए गए हैं कि 19(1) में या 19(1) में जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं उसको 19(2) के आधार पर यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको कर्व किया जा सकता है, उनको थोड़ा सा काउंटर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। आगे की राह अगर देखें, यहाँ पे संतुलित दृष्टिकोण की बनाने की आवश्यकता है। इतने ज़्यादा फेक केस नहीं होने चाहिए यूएपीए के तहत कि पूरी तरह से अगर आप देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दबी जाए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सवाल पूछना बहुत आवश्यक होता है, बहुत अनिवार्य तत्व है और इसको यहाँ पे बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर लोकतंत्र को बचा के रखना है 1000 साल तक, तो यहाँ पे हमें जो सवाल पूछने के अधिकार है उसको यहाँ पे बचा के रखना होगा। और जो अगर आप देखें जो रिपोर्टर्स हैं और मीडिया है, जो फोर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसको सुरक्षित यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। लास्ट का आर्टिकल आज हम बात करेंगे इसके बारे में। छत्तीसगढ़ में 27 माओवादी मारे गए, उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा देखें। सबसे पहले ये नजर डाल देते हैं कि अभी क्या हुआ कि अबूझमाड़ वन क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा क्या किया गया, अबूझमाड़ एक वन क्षेत्र है, वहां पे क्या किया, सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन में क्या किया गया कि जो वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण नक्सली था उसको मार मार गिराया गया। इसके अतिरिक्त 27 अन्य नक्सलियों को भी मार मार गिराया गया। उसका नाम था नामबाला केशव राव और बासवराव राजू। तो इसके साथ 27 माओवादियों को मारा गया। तो अब ऐसे यूपीएससी तो नहीं पूछेगा कि किसको मार दिया गया, किसको जिंदा बचाया गया, ऐसे आर्टिकल नहीं, ऐसे न्यूज तो नहीं पूछता। लेकिन ओवरऑल मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वामपंथी लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है या वामपंथी उग्रवाद है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको सबसे पहले एक मैप में नजर डाले तो आप अगर देखिए इंडिया का मैप है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि जैसे ये वाला रीजन मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये वाला महाराष्ट्र है, ये वाला महाराष्ट्र है, यहाँ पे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये यूपी है, ये वाला बिहार है ना, ये नेपाल है। तो ये वाला जो रीजन अगर आप देखें
नक्सलिज्म से ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे दिखाई देता है। कहते हैं कि पशुपति से तिरुपति जो क्षेत्र है यहाँ पे कहीं न कहीं वामपंथी उग्रवाद से यहाँ पे प्रभावित दिखाई देता है। अब इसकी शुरुआत बेसिकली अगर हम माने तो 1967 के आसपास मानी जाती है कि पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी नामक जगह में पहली बार विद्रोह शुरू हुआ। ये बेसिकली अगर आप देखें जमींदारी जो व्यवस्था थी जमींदारों के खिलाफ था, लेकिन बाद में इसने क्या किया उग्र रूप ले लिया, हत्याएँ होने लगी और इससे कहीं न कहीं अगर आप देखें पूरी सोसाइटी को हार्म होने लगा और ये बाद में एक नक्सलिज़्म की तरह बढ़ गया। अब इसकी जो विचारधारा है वो कहती है कि जो वर्तमान में व्यवस्था शास्त्र व्यवस्था को खत्म कर दो और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दो। ये तो इनका विचारधारा ये इनकी और इसके लिए सशस्त्र संघर्ष को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स को बढ़ावा देते हैं। मतलब अचानक से फोर्स पर हमला करना। अब बहुत सारे मिनिस्टर्स की हत्या हो जाती है, बहुत सारे अधिकारियों की हत्या हुई है ऐसे स्टेप्स की वजह से। आप देखेंगे, आप कभी न्यूज आर्टिकल उठा के देखें 2002 में, 2008 के आसपास, तो बहुत सारे नेताओं की हत्या हुई। अब अगर देखें इनमें जिम्मेदार कारक कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उसके बारे में आप देखेंगे तो पहले है कि जो जनजातीय आबादियां, वो डेवलपमेंट है, विकास यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। अब विकास नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ ना कि पैराडॉक्स दिखाई देता है। एक समाज का जो क्षेत्र है, एक समाज का जो वर्ग है बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है और एक के पास एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाया है। ये समस्या दिखाई देती है। फिर इसके अलावा देखिए जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या किया गया कि जो जनजाति है उनके अधिकारों को कम कर दिया गया है ना। वन कानून इतने खतरनाक लागू कर दिए गए कि जनजातियों को लगातार सप्रेस किया जाने लगा। उनकी जो आजीविका है उस पर निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट राइट एक्ट 1980 की खासतौर पर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो पॉवर्टी है, ये सारे इशूज यहाँ पे देखे गए। अब इससे क्या हुआ कि रेड कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप हुआ। रेड कॉरिडोर यहाँ पे लाल गलियारे जिसे बोला जाता है, लाल गलियारे डेवलप हुए जिसमें छत्तीसगढ़ हो जाता है ना। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सारे रीजन में अगर आप देखिए यहाँ तक क्या हुआ, रेड कॉरिडोर का यहाँ पे प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ तो पहल शुरू की होगी, ऐसा तो नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया। तो सरकार ने बेसिकली समाधान सिद्धांत लेके आई। समाधान समाधान सिद्धांत के माध्यम से सरकार ने क्या किया, इसके अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसका इसका मतलब क्या, स्मार्ट लीडरशिप, लीडरशिप बढ़ाना खासतौर पे नक्सली क्षेत्रों में। और उनको क्या करना, स्मार्ट लीडरशिप। इसका मतलब मैं नाम बता दूं। दूसरा क्या होता है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी। तीसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी ऐसे का। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। एक्शन एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक सेकंड, एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस। डी का डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, है ना, डैशबोर्ड केपीआई। फिर इसके अलावा एच का हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए का एक्शन फॉर ईच थिएटर, नो का एन का नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो बेसिकली यहाँ पे पहल ऐसी की गई कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उनको फाइनेंसिंग मिलती है, चीन से फाइनेंसिंग मिलती है, नेपाल के तो उनके पास बड़े बड़े हथियार आते हैं, जो जखीरा आती है, जो भारतीय सेना इन द सेंस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ है, उसके खिलाफ यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसको यहाँ पे रोक लगाई जाए, लोगों को यहाँ पे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, अल्टरनेटिव या वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये सारा यहाँ पे सरकार द्वारा कदम हर एक दिशा में यहाँ पर उठाए गए। ये तो बात हो गई। और इसके अलावा तो कुछ ऑपरेशंस भी चलाए गए। ग्रे हाउंड के बारे में आपने सुना होगा। ग्रे हाउंड ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो एलीट कमांडो फोर्स है वो सामने आई और उसने क्या किया, नक्सलिज्म के खिलाफ अगर यहाँ पे देखें बड़े कदम उठाए। इसके अलावा अगर आप देखें बस्तरिया बटालियन के बारे में सुना होगा, छत्तीसगढ़ में, जो वहाँ के ट्राइबल्स उन्हीं के द्वारा साथ में मिलकर बनाया गया जिसे काउंटर किया जा सके। फिर एक कमेटी है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, बंदोपाध्याय कमेटी। बंदोपाध्याय कमेटी 2006 में बनाई गई। इसका बेसिकली पर्पज है तो जनजाति के प्रति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव और शासन की अपर्याप्त नीतियों पर प्रकाश डाला है। ये बेसिकली यहाँ पे हमने आर्टिकल के बारे में बात की और यहाँ पर आज का आर्टिकल फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।